अभी हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि बाकी पार्टिसिपेंट्स आ जाएं, फिर इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। और लास्ट लेक्चर में हमने सोक्रेटिक मेथड और इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड पढ़े थे, और आज की क्लास में हम पहले पढ़ेंगे हेगल्स डायलेक्टिकल मेथड, और उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉपर्स फेलिबिलिस्टिक मेथड। सो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आप स्लाइड्स को देख सकें। आज का पहला हमारा टॉपिक है डायलेक्टिकल मेथड, और ये बेसिकली जिस बंदे ने दिया था उसका नाम था हीगल, फ्रेडरिक हीगल। आपको ऑलरेडी शायद पता ही हो इसका। अब हमारे सिलेबस में देखें, सबसे पहले नंबर 2 के ऊपर फिलोसॉफिकल मेथड्स में हमने सोक्रेटिक मेथड देखा, फिर इंडक्टिव मेथड, फिर डिडक्टिव मेथड, और अब हम हैं डायलेक्टिकल मेथड ऑफ हीगल के ऊपर, ठीक है। और इसके बाद हम करेंगे फिलिबिलिस्टिक मेथड। अच्छा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के ये हीगल का डायलेक्टिकल मेथड है क्या बेसिकली। Hegel's dialectics is a method of discussion between two arguments in an effort to find a better truth। ठीक है, मतलब ये एक डिस्कशन है between two arguments in order to reach a better truth। ठीक है, dialectic tends to imply a process of evolution and so does not naturally fit within formal logic। ये इट इम्प्लाइज अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, कि किस तरह इवेंट्स इवॉल्व करते हैं, एंड इट डज नॉट नेचुरली फिट विद इन फॉर्मल लॉजिक। ऑल्दो हम इसे फिलोसॉफिकल मेथड्स में ही पढ़ रहे हैं, और तो लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये लॉजिक के अंदर लाई नहीं करता। ठीक है, सो ये इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या है ये डायलेक्ट्रिकल मेथड हीगल का क्या है। ठीक है, अभी हमें सिर्फ ये पता लगा कि इट इज अ मेथड ऑफ डिस्कशन बिटवीन टू आर्गुमेंट्स इन एन एफर्ट टू फाइंड अ बेटर ट्रूथ। ठीक है, तो ये दो आर्गुमेंट्स के दरमियान एक डिस्कशन है इन ऑर्डर टू फाइंड अ बेटर ट्रूथ। अब हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, पहले इसका रिलेशनशिप क्या है सोक्रेटिक मेथड के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने सोक्रेटिक मेथड देखा था। द सोक्रेटिक मेथड इज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ डायलेक्टिक known as the method of
रेफुटेशन, ठीक है। जो सोक्रेटिक मेथड है ये एक डायलेक्टिकल मेथड की एक टाइप आप उसे कह सकते हैं, ठीक है। एंड सोक्रेटिक मेथड इज आल्सो नोन एज मेथड ऑफ रेफुटेशन, जिसमें हमने देखा था कि एक हाइपोथेसिस को रिफ्यूट किया था, फिर नई हाइपोथेसिस आई थी, एंड सो ऑन, whereby a series of questions clarifies a more precise statement of a vague belief. जैसे हमने देखा था सोक्रेटिक मेथड में a series of questions थे, ठीक है, जिस जिसकी वजह से वो क्लैरिफाई कर रहे थे वेग बिलीव्स को, ताकि एक बेटर हाइपोथेसिस या एक बेटर बात के ऊपर पहुंचे, ठीक है। लॉजिकल consequences of that statement are explored and a contradiction is discovered. तो हमने देखा था कि उसके उन्होंने लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस देखे थे। फॉर एग्जांपल करेज इज एंड्योरेंस ऑफ द सोल का उन्होंने देखा था कि करेज इज अ वाइज थिंग बट इग्नोरेंट एंड्योरेंस इज नॉट अ वाइज थिंग, और एंड अ कॉन्ट्रडिक्शन इज डिस्कवर्ड। तो ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन हुई। हाउ कैन देन करेज बी एंड्योरेंस ऑफ द सोल व्हेन करेज इज अ फाइन थिंग एंड इग्नोरेंट एंड्योरेंस इज नॉट अ फाइन थिंग, ठीक है। तो ये हमने सोक्रेटिक मेथड में देखा था कि किस तरह वो बात के अंदर या किसी ओपिनियन के अंदर इम्प्लिसिट कॉन्ट्रडिक्शंस को रिवील करता था, और फिर वो उनको इस तरह इजीली रिफ्यूट कर सकता था, ठीक है, सोक्रेटिस। As in the Socratic dialectic, Hegel claimed to proceed by making implicit contradictions explicit. तो उसी तरह जैसे सोक्रेटिस ने सोक्रेटिक मेथड में इम्प्लिसिट जो थे कॉन्ट्रडिक्शंस उनको एक्सप्लिसिट किया, हेगल ने भी इसी तरह ट्राई किया, ठीक है। हेगल हैड borrowed the term dialectic from Plato. उसने ये टर्म डायलेक्टिक प्लेटो से बोरो की थी, बट gave it a much broader signification. ये फिर इसको एक ब्रॉडर लेवल के ऊपर ले गया। जैसे सोक्रेटिक मेथड थोड़ा नैरो उसके ऊपर फोकस था, हेगल उसको एक बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव में ले गया, ठीक है। एक्चुअल प्रोसेस विच इवेंट्स इन द वर्ल्ड फॉलो। हेगल ने कहा था कि ये जो डायलेक्टिक है, दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस विच द इवेंट्स इन द वर्ल्ड फॉलो, मतलब दुनिया में जो इवेंट्स होते हैं थ्रू आउट हिस्ट्री, वो डायलेक्टिक को ही यूज करते हुए अनफोल्ड होते हैं, ठीक है। विथ प्लेटो डायलेक्टिक इज रिगार्डेड एज सम काइंड ऑफ अ लॉजिकल प्रोसेस। प्लेटो प्लेटो इसको एक लॉजिकल प्रोसेस समझता था डायलेक्टिक को, ठीक है। बट हेगल डज नॉट रिगार्ड dialectic as merely a logical process in the sense in which verbal argumentation is a logical process. लेकिन हेगल, हमने देखा उसको लिमिट उसने नहीं रखा, वो उसको ब्रॉडर लेवल पे भी ले गया, और उसने ये भी कहा कि ये इस तरह का लॉजिकल प्रोसेस नहीं है जैसे सोक्रेटिस सोक्रेटिक मेथड यूज करता था कि भाई एक तरफ से आर्गुमेंट आई, ठीक है, फिर दूसरी तरफ से आर्गुमेंट आई, और एक बेटर कंक्लूजन रीच किया। उस तरह वर्बल आर्गुमेंट ये नहीं थी, ठीक है, नॉट अ वर्बल आर्गुमेंट, दैट इज important. For him it is an actual process which the events in the world follow. उसके मुताबिक ये एक्चुअल एक प्रोसेस था जो दुनिया के इवेंट्स फॉलो करते हैं। Hegel believed that in discovering the dialectic he had discovered a necessary law of nature. उसने ये समझा कि जो उसने ये डायलेक्टिक डिस्कवर किया, उसने कहा कि मैंने शायद कोई लॉ ऑफ नेचर को मैंने डिस्कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद in short, the course of history is determined by the dialectic and nothing can alter its course. मतलब उसने कहा कि जो कोर्स ऑफ हिस्ट्री है ना, वही यही डायलेक्टिक ही डिटरमिन करता है, और कुछ भी ये कोर्स ऑल्टर नहीं कर सकता, ठीक है। Men suppose that through social action they can change the course of history, but they are simply mistaken through a lack of historical knowledge. हेगल कहता है कि लोग ये समझते हैं कि वो शायद कोर्स ऑफ हिस्ट्री चेंज कर सकते हैं, वो कहता है, लेकिन ये उनका एक मिस्टेकन बिलीफ है, ठीक है। और असल में डायलेक्टिक ही डिटरमिन करता है कि हिस्ट्री कैसे अनफोल्ड होगी। मैन आर मेरली पॉन्स ऑफ हिस्टोरिकल नेसेसिटी। हिस्टोरिकल नेसेसिटी के मैन एक पॉन्स है बस, एंड थिंग्स हैव टू हैपन इन अ स्पेसिफिक मैनर, और मैन बस यूज होते हैं
to bring that event into reality या manifest करना. It is really the dialectic which controls the course of events. तो हेगल ने कहा था कि असल में जो dialectic है that controls the course of events और men सिर्फ एक pawns है at the hands of the dialectic. तो उसने कहा था कि ये एक actual process है which events in the world follow. उसके बाद thesis, antithesis and synthesis. अब ये क्या है? ये इसके dialectical जो method है हेगल का, ये इसके 3 components हैं. वो कैसे? वो हम अभी देखते हैं. The Hegelian dialectical method consists of a triadic development. Triadic यानी कि three stage development. It starts with the development of a thesis, an argument whose definition remains stable for a period of time. सबसे पहले ये एक थीसिस की डेवलपमेंट से स्टार्ट होता है, ठीक है. थीसिस किसी भी बात को कहते हैं, किसी भी ऐसी आर्गुमेंट को कहते हैं कि जिसकी डेफिनेशन कुछ टाइम के लिए स्टेबल रहती है, कि कुछ अरसे के लिए एक बात को सच माना जाता है, तो उसको हम थीसिस कहते हैं. until it is faced with an opposing argument, the antithesis. वो कुछ टाइम तक उस बात को सच माना जाता है, लेकिन उस टाइम के बाद, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, उस बात का बिल्कुल एक अपोजिट बात हमारे सामने आ जाती है, जिसको एंटीथेसिस कहते हैं, which gives rise to contradiction. अब ऑब्वियसली देखिए, एक अपोजिट बात सामने आ गई, तो पहली वाली बात और नई वाली बात के दरमियान एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गई. Through this contradiction of thesis and antithesis, a better argument or synthesis arises. अब पुरानी वाली बात और अब जो नई बात सामने आई, इनके दरमियान ये जो कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हुई, इस कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से एक तीसरी बात सामने आई. जब ये पहली दो बातें आपस में कॉन्ट्रडिक्शन में आई, इनकी वजह से एक तीसरी बात रिजल्ट में आई, अ बेटर आर्गुमेंट और सिंथेसिस, जो एक बेटर आर्गुमेंट थी और इन दोनों का सिंथेसिस था. थीसिस और एंटीथीसिस का एक तरह से मिलाप था, सिंथेसिस था. तो वो एक हमारे पास तीसरी फिर स्टेज सामने आती है, तीसरी बात हमारे सामने आती है. This new synthesis this new synthesis then becomes the thesis and the cycle continues. अब ये वाली जो अब सिंथेसिस आ गई हमारे पास, तीसरी बात. अब जैसे पहले थीसिस कुछ टाइम के लिए स्टेबल रही थी, कुछ टाइम के लिए उस बात को सच माना जाता था. अब इसी तरह ये वाली जो सिंथेसिस है, इसको भी थीसिस की तरह ट्रीट किया जाएगा और इसको कुछ टाइम के लिए सच माना जाएगा until कोई और इस तरह की बात सामने आएगी जो अगेन इसको भी फिर रिफ्यूट करेगी. ठीक है. उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ क्रिश्चियन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. अब हम इसको अप्लाई करते हैं हिस्ट्री के ऊपर और देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है. इन हिज फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, Hegel separates the ancient Greek imperialism, Greek social democracy, and later Christian constitutional monarchy. हेगल ने जब अपनी फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री दी, तो उसने 3 स्टेजेस को या 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को उसने आइडेंटिफाई किया कि दे आर सेपरेट. ठीक है. कुछ टाइम के लिए एक रहा, कुछ टाइम के लिए फिर दूसरा और फिर एक तीसरा आ गया. थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस. सबसे पहले उसने कहा कि पहले थी ग्रीक इंपीरियलिज्म, ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी जो कि थीसिस थी. उसके बाद उसकी बिल्कुल एक अपोजिट, उसकी कॉन्ट्रडिक्शन हमारे सामने आ गई, जिसको हम एंटीथीसिस कहते हैं, और वो थी ग्रीक सोशल डेमोक्रेसी. ठीक है. फिर इन दोनों बातों की एक सिंथेसिस हमारे सामने आई और वो थी लेटर क्रिश्चियन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. ठीक है. तो ये देखें, थीसिस, एंटीथीसिस एंड देन इट्स सिंथेसिस. The time of ancient imperialism is a time of stability where freedom is issued. This is the thesis. जो एंशियंट इंपीरियलिज्म है, वो एक स्टेबिलिटी का टाइम है और उसमें फ्रीडम होती है. ये एक थीसिस है. ठीक है. Continued by a time
when fake freedom is issued during Greek social democracy. अब उसके बाद वो एक आइडिया स्टेबल रहा फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद हमारे सामने आ गई ग्रीक सोशल डेमोक्रेसी, और उसमें एक्चुअल फ्रीडम नहीं थी, फेक फ्रीडम थी अकॉर्डिंग टू हीगल। तो असल बात की एक अपोजिंग बात आ गई, जिसकी वजह से एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो गया। The truer sense of freedom is only attained during the time of Christian constitutional monarchy synthesis. अब पहले देखें जो ग्रीक इंपीरियलिज्म और बाद में जो ग्रीक सोशल डेमोक्रेसी आई, उनमें जो कॉन्ट्रडिक्शन हुई, उसकी वजह से हमारे पास एक तीसरी बात सामने आई, क्रिश्चियन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जो कि उन पहली दो बातों का सिंथेसिस था। ठीक है, तो ये आप उसकी एग्जांपल एग्जाम में कोट कर सकते हैं, डायलैक्टिकल मेथड की, यूजिंग थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। उसके बाद इसकी एक और प्रेमिस क्या है डायलैक्टिकल मेथड की, थ्री मूव्स बिफोर द राइट बैलेंस इज स्ट्रक। हीगल कहता है कि देर आर थ्री मूव्स बिफोर एक सही बैलेंस स्ट्राइक होता है। A dialectic is a philosophical term for an argument made up of three parts: a thesis, an antithesis, and a synthesis. जैसे हमने देखा, both the thesis and the antithesis contain parts of the truth. मतलब दोनों में कुछ ना कुछ सच्ची बात होती है। पहली जो बात थीसिस थी, उसमें भी कोई कुछ ना कुछ सच था। उसके बाद जो एंटीथीसिस आई, उसमें भी कुछ ना कुछ सच था। ठीक है, बट दे आर ऑल्सो एग्जैजरेशंस एंड डिस्टॉर्शंस ऑफ द होल। लेकिन वो एग्जैजरेशंस भी होते हैं और थोड़ा डिस्टॉर्शंस भी होते हैं होल के। ठीक है, एंड सो नीड टू क्लैश एंड इंटरेक्ट until the best elements find resolution in a synthesis। क्योंकि वो पूरी तरह से वो बात सच नहीं होती जो पहली थीसिस और फिर एंटीथीसिस होती है, इसकी वजह से उनमें एक कॉन्ट्रडिक्शन या कॉन्फ्लिक्ट का होना लाजमी है। और वो जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसकी वजह से उन दोनों की जो बेस्ट उनमें ट्रुथ था, उन दोनों के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट थे, वो आपस में कंबाइन होते हैं और हमारे पास एक मोर रिफाइंड वर्जन आता है, जिसको हम सिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, वन कैन नॉट इन शॉर्ट गेट देयर इन वन लीप। मतलब हम लोग डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते कि हम डायरेक्ट पहुंच जाएं तीसरे सिंथेसिस के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर पिछली एग्जांपल देखें, तो डायरेक्टली हम कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिश्चियन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पे ऊपर पहुंच जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हमें पहले इन स्टेप्स के थ्रू जाना पड़ेगा। पहले थीसिस के थ्रू जाएंगे, फिर एंटीथीसिस और फिर सिंथेसिस, क्योंकि जब तक उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा तब तक सिंथेसिस अराइज नहीं करेगी। ठीक है, तो दिस वाज व्हाट हेगल थॉट। हेगल थॉट दिस पैटर्न कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्वेबल इन हिस्ट्री। उसने कहा कि ये पूरी हिस्ट्री में अगर आप देखें तो आपको ये पैटर्न नजर आता है कि थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। The world makes progress by lurching from one extreme to another। दुनिया इसी तरह ही प्रोग्रेस करती है, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जब वो जाते हैं। As it seeks to overcompensate for a previous mistake। पिछली मिस्टेक वो समझते हैं कि भाई हमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, तो उसकी वजह से वो पिछली बात के बिल्कुल अपोजिशन में बहुत आगे तक, बहुत एक्सट्रीम तक चले जाते हैं, उसको ओवर कंपनसेट कर देते हैं जितना जरूरत भी नहीं होता। ठीक है, and generally requires three moves before a right balance on any issue can be found। तो जनरली तीन मूव्स होती हैं, सिंथेसिस, सॉरी थीसिस, एंटीथीसिस एंड देन सिंथेसिस, बिफोर अ राइट बैलेंस इज स्ट्रक। उसके बाद पांचवा, छठा इसका प्रेमिस क्या है हिगल्स डायलेक्टिकल मेथड का, वो ये कि हम इसकी एक एग्जांपल कोट करेंगे एंटीक्विटी से। For example, the ancient Athenians discovered the idea of, एक सेकेंड काइंडली वेट कीजिएगा। एक सेकेंड, मैं एक बस मैसेज को रिप्लाई कर रहा हूँ, काइंडली बेयर विथ मी।
ठीक हो गया जी। तो हम एंटिक्विटी से इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल द एंशिएंट एथेनियंस डिस्कवर्ड द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। एंशिएंट जो एथेनियंस थे उन्होंने ये आइडिया डिस्कवर किया कि इंडिविजुअल लिबर्टी भी कोई चीज होती है, बट देयर regime was built to the need for collective discipline, was blind to the need for collective discipline and organization। लेकिन उन्होंने इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया कि कलेक्टिव डिसिप्लिन भी कोई चीज होती है और ऑर्गेनाइजेशन भी कोई चीज होती है, सिर्फ इंडिविजुअल लिबर्टी नहीं होती। The ancient Persians knew all about that and were thereby able to conquer the Athenians on the battlefield। एंशियंट पर्शियंस का इस चीज के ऊपर फोकस था, कलेक्टिव डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, सो दे वर एबल टू कॉन्कर द एथेनियंस ऑन द बैटलफील्ड। येट दे वर आल्सो डेस्पोटिक एनिमीज ऑफ फ्री थॉट which with time became its own liability। लेकिन वो बिल्कुल ही दूसरे एक्सट्रीम के ऊपर थे, मतलब वो फ्री थॉट को अलाउ नहीं करते थे, इंडिविजुअल लिबर्टी को अलाउ नहीं करते थे। और जैसे कि हमने देखा कि एक एक्सट्रीम के ऊपर जाना दैट हैज इट्स नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस एज वेल। तो वो क्योंकि बहुत ज्यादा उनका फोकस था कलेक्टिव डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो दे वर डेस्पोटिक एनिमीज ऑफ फ्री थॉट विच विद टाइम बिकेम इट्स ओन लाइबिलिटी। और वो भी एक तरह से एक लाइबिलिटी बन गया उनके लिए। It took many centuries for the correct synthesis between liberty and discipline to be worked out in the form of Roman Empire। मतलब कुछ सेंचुरीज के बाद जाके इनके दरमियान करेक्ट सिंथेसिस रीच हुई इंडिविजुअल लिबर्टी और कलेक्टिव डिसिप्लिन के दरमियान, और ये हमें नजर आई इन द फॉर्म ऑफ रोमन एम्पायर। तो देखिए अगेन कैसे पहले थीसिस थी, फिर एंटीथीसिस एंड देन सिंथेसिस। तो ये आप एग्जांपल अपने एग्जाम में कोट कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ इनलाइटनमेंट एंड रोमांटिसिज्म, इसकी हम अब एग्जाम्पल देखते हैं कि इसमें कैसे डायलेक्टिकल मेथड यूज हो रहा है। एज अनदर एग्जाम्पल, द यूरोपियन इनलाइटनमेंट हैड स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ रीजन but had in many parts been sterile and reductive। यूरोपियन जो इनलाइटनमेंट हुई, जो स्पेशली 18th सेंचुरी एंड 17th सेंचुरी में हुई, उसमें उन्होंने रीजन या साइंटिफिक मेथड की इंपॉर्टेंस के ऊपर स्ट्रेस किया, बट हैड इन मैनी पार्ट्स बीन स्टेराइल एंड रिडक्टिव। मतलब वो काफी फिर ड्राई हो गया। हर चीज को अगर आप साइंटिफिक मेथड के थ्रू देखें तो देन इट बिकम्स क्वाइट ड्राई एंड रिडक्टिव। मतलब रिडक्टिव, आप टू सिंपलिस्टिक, हर चीज को आप एक ही लेंस से देख रहे हैं, साइंटिफिक मेथड के लेंस से ही देख रहे हैं, तो वो इस एक्सट्रीम के ऊपर चले गए। द मूवमेंट known as romanticism had then swept in to assert the importance of emotion। फिर एक मूवमेंट आई रोमांटिसिज्म, जिसने दोबारा इमोशन की इंपॉर्टेंस को स्ट्रेस किया। कि पहले तो बिल्कुल ही डिवॉइड ऑफ इमोशन हो गए जो ऑफ इनलाइटनमेंट में, कि साइंटिफिक मेथड इज एवरीथिंग, रैशनैलिटी इज एवरीथिंग। तो ये एक एक्सट्रीम पे चले गया, ये एक थीसिस थी। फिर उसकी फॉर अ टाइम पीरियड ये स्टेबल रहा, ठीक है, और ये स्टेबल रही ये बात, और इसको सच माना गया अंटिल इस बात की एक कॉन्ट्रडिक्शन या एंटीथेसिस हमारे सामने आई। और वो कॉन्ट्रडिक्शन या एंटीथेसिस, वो एंटीथेसिस बल्कि क्या थी जिसने फिर कॉन्ट्रडिक्शन को जन्म दिया, वो एंटीथेसिस थी रोमांटिसिज्म। ठीक है, कि रोमांटिसिज्म ये कहती थी कि भाई इमोशंस दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन रीजन, और इट इज just merely dry and sterile to focus on scientific method alone। ठीक है, but this had carried excesses of its own। अब ये भी बिल्कुल ही इमोशंस को इन्होंने फ्री प्ले दे दिया, लेट इमोशंस रन वाइल्ड। तो ये दूसरी एक्सट्रीम के ऊपर चले गया। अब देखें पहली थीसिस और दूसरी एंटीथेसिस के दरमियान एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, दोनों बिल्कुल अपोजिट बात कर रहे हैं। पहला कह रहा है कि साइंटिफिक मेथड इज एवरीथिंग, दूसरा कह रहा है इमोशंस आर एवरीथिंग। अब इनके दरमियान जब कॉन्ट्रडिक्शन आई, उसकी वजह से हमारे सामने फिर एक सिंथेसिस आई, इन दोनों बातों की सिंथेसिस हमारे सामने आई। ओनली इवेंचुअली had a correct reconciliation being worked out
between the legitimate competing ends of reason and emotion. Eventually जाके इन दोनों के दरमियान एक synthesis reach हुई between emotions and reason या scientific method, ठीक है, जो कि synthesis कहलाता है. अच्छा, हमने इसके important elements देख लिए हेगल्स dialectical method के. अब क्या हेगल का dialectical method और मार्क्स का dialectical method क्या ये बिल्कुल सेम है? नहीं, ये डिफरेंट है. कैसे, वो हम अभी देखते हैं. फर्स्टली, मार्क्स held that history is a process of development through conflict. मार्क्स ने कहा था कि हिस्ट्री है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट थ्रू कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज. जैसा कि हेगल ने कहा कि ये इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज, बट रियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इकोनॉमिक क्लासेस. ये पहला डिफरेंस है कि हेगल ने देखें जैसे कहा कि पहले ग्रीक इंपीरियलिज्म थी, ठीक है, फिर ग्रीक सोशल डेमोक्रेसी आई. ये एक आइडिया है ना कि ग्रीक इंपीरियलिज्म एक आइडिया है, ग्रीक सोशल डेमोक्रेसी एक आइडिया है, और फिर रोमन एम्पायर का जो एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था, ठीक है, वो एक वो एक आइडिया था. और एक सेकेंड, क्रिश्चियन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो था, उसकी जो तीसरी स्टेज थी सिंथेसिस, वो भी एक आइडिया था, ठीक है. तो हेगल इस तरह कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज के जरिए हिस्ट्री मूव कर रही है, जबकि मार्क्स ये कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इकोनॉमिक फोर्सेस की वजह से हिस्ट्री मूव फॉरवर्ड कर रही है, ठीक है. तो ये इनका पहला फर्क है. दूसरा फर्क ये है, सेकेंडली, मार्क्स थॉट दैट बेसिक एम्पिरिकल फैक्ट्स हैव प्रायोरिटी ओवर आइडियाज. कि उसने कहा कि बेसिक जो एम्पिरिकल फैक्ट्स है ना, उनको प्रायोरिटी हासिल है आइडियाज के ऊपर. जैसे हिगल ने आइडियाज की बात की, मार्क्स ने कहा नहीं, जो में नजर आती हैं चीजें विच आर एम्पिरिकल फैक्ट्स, दे हैव प्रायोरिटी. फॉर एग्जांपल, लॉज एंड फिलोसॉफिकल थ्योरीज को उसने इंपॉर्टेंस नहीं दी. मार्क्स ने उसने इंपॉर्टेंस दी एम्पिरिकल फैक्ट्स को. वो कैसे? अकॉर्डिंग टू मार्क्स, laws and all religious, moral, and philosophical speculation is part of a superstructure. उसने कहा कि ये जो सारे laws और ये religious, moral and philosophical speculation है, it is part of a superstructure, ठीक है. ये ideas, ये एक superstructure है that is determined by the substructure of basic empirical facts. जो डिटरमिन करते हैं इन आइडियाज को, जो हेगल ने जिनके ऊपर इंपॉर्टेंस स्ट्रेस की, वो करते हैं जो बेसिक एम्पिरिकल फैक्ट्स हैं. दे एक्चुअली डिटरमिन दीज, लाइक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है. ये हम आगे देखेंगे जब हम मार्क्स की डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पढ़ेंगे कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं. लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया करंटली, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वो होते हैं कि द थिंग्स विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस कमोडिटीज, या कमोडिटीज कहते हैं थिंग्स विच आर ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है. फॉर एग्जांपल, आपके इकोनॉमिक वैल्यू की चीज है कपड़ा, क्लोथ, ठीक है. और इसको यूज करने के लिए क्या क्या यूज होता है, प्रोड्यूस करने के लिए क्या यूज होता है? फैक्ट्रीज. फैक्ट्रीज के अंदर मशीनरी, जो आपकी रोड्स हैं टू ट्रांसपोर्ट कॉटन फ्रॉम फार्मलैंड्स टू द फैक्ट्रीज. और ये सारे जो जो चीजें यूज होती हैं टू प्रोड्यूस कमोडिटीज, दे आर कॉल्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है. और जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है, वो किसी भी दौर के अंदर जो दो क्लासेस होती हैं, जो पावरफुल और हैव्स होते हैं उनके दरमियान, और जो नॉन पावरफुल या हैव नॉट्स होते हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, उसको हम रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं. जैसे कि करंटली कैपिटलिस्ट सिस्टम में आपके वर्कर्स जो इन मशीन्स को ऑपरेट करते हैं उनके दरमियान, और कैपिटलिस्ट जो ये फैक्ट्रीज को ओन करते हैं, इनके दरमियान जो रिलेशन है, इनको हम रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है. तो मार्क्स ने कहा ये चीजें, they are of primary importance rather than ideas which Hegel stressed. तो ये डिफरेंसेस हैं मार्क्स और हेगल के डायलेक्टिकल मेथड के.
उसके बाद हम इसकी क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं कि व्हाट वर द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हेगल्स dialectical method and what were its negative effects, negative aspects, and then we will give our opinion in the conclusion. इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे? Has its practical application in Marx's historical materialism. मार्क्स की जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है उसमें इसकी हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नजर आती है, क्योंकि मार्क्स ने बेसिकली हेगल के ही डायलैक्टिक से इंस्पायर होके अपनी उसने थ्योरी दी थी डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म की, और उसने उस डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म को अप्लाई किया था हिस्ट्री के ऊपर। तो इस तरह से ये एक तरह से प्रैक्टिकली यूज हुआ था हेगल का डायलैक्टिकल मेथड, सो दैट इज इट्स पॉजिटिव एस्पेक्ट। Marxist dialectic is a form of Hegelian dialectic which applies to the study of historical materialism. It purports to be a reflection of the real world created by man. ये एक मतलब reflection है of the real world created by man. Dialectic would thus be a robust method under which one could examine personal, social and economic behaviors. तो ये इसके जरिए हम डिटरमिन कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द पर्सनल, सोशल एंड इकोनॉमिक बिहेवियर्स, क्योंकि उसको प्रैक्टिकली मार्क्स ने अप्लाई किया था। दूसरा इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि recent attempts to formalize dialectics. Recently there have been some attempts to formalize dialectics, और वो attempts क्या हैं? Most recently some logicians have attempted to formalize dialectics, albeit with argumentation and decision theory. Recently कुछ logicians ने dialectical method को फॉर्मलाइज करने की कोशिश की है कि जो आर्गुमेंटेशन है और डिसीजन थ्योरी है उसके अंदर इसको इनकॉर्पोरेट करें, तो ये इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट है। Pragma dialectics has been used in law, mediation and negotiation processes, parliamentary and political debates and health communication. तो pragma dialectics एक फॉर्म ऑफ डायलैक्टिक है जो कि यूज होता है इन डिबेट्स, इन लॉ, इन पार्लियामेंट्री डिबेट्स, पॉलिटिकल डिबेट्स, नेगोशिएशन, हेल्थ कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों में वो यूज होता है। सो ये भी इसकी एक अटेम्प्ट टू फॉर्मलाइज जो डायलैक्टिक्स है जिसके में ये मैनिफेस्टेशंस नजर आ रही हैं, तो ये भी इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। उसके बाद हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि इट पुट्स अप विद कॉन्ट्रडिक्शंस, कि हमने देखा कि कैसे पहले थीसिस और एंटीथीसिस में कॉन्ट्रडिक्शन आती है और फिर उसके बाद एक सिंथेसिस रीच होती है। तो पहले जो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज करती है, हेगल्स डायलेक्टिक मेथड इट पुट्स अप विद दैट कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है, इट टॉलरेट्स दैट कॉन्ट्रडिक्शन व्हिच इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट। Karl Popper was one of the biggest critics of the dialectics. He criticized it for its willingness to put up with contradictions. वही बात कि the reason it is criticized is because it puts up with contradictions. उसके बाद दूसरी नेगेटिव बात इसकी ये है कि इट इज डिटर्मिनिस्टिक एंड एसेंशियलिस्ट। ये डिटर्मिनिस्टिक है और एसेंशियलिस्ट है, मतलब ये कहता है कि हिस्ट्री ने इसी तरह ही इवेंट्स ने अनफोल्ड होना ही होना है, देयर इज नो अदर वे। तो ये एसेंशियलिस्ट है। Moreover, Popper was also very critical of the deterministic and essentialist historicism supported by dialectics. तो पॉपर इस चीज के भी अगेंस्ट था। As the predictions of historical destiny failed to match the contextual reality, जब historical destiny की predictions they failed to match the contextual reality, Popper noted negative effects in attempting to expedite or remodeling of the reality of human behavior to fit the theory. जब इवेंट्स इस तरह अनफोल्ड नहीं हुए जिस तरह डायलेक्टिक ने प्रिडिक्ट किया था, तो जो इनके प्रोपोनेंट्स थे, जो मार्क्स के प्रोपोनेंट्स थे, मार्क्स की थ्योरी के प्रोपोनेंट्स थे, उन्होंने जबरदस्ती फिर इवेंट्स को इस तरह करने की कोशिश की कि ये हीगल का डायलेक्टिकल मेथड ये सच साबित हो, which led to many atrocities
like Stalin and Mao, etc. Therefore, Popper thought, Hegel's thought, was to some extent responsible for facilitating the rise of fascism in Europe by encouraging and justifying irrationalism. इसने क्योंकि हेगल के डायलेक्टिक मेथड ने इरेशनलिज्म को जस्टिफाई किया कि इट इज ओके टू बी इरेशनल, तो इस चीज ने सपोर्ट की ऐसे नोशंस को लाइक द नोशंस ऑफ फैशिज्म, जिन्होंने हिटलर के राइज का जो सबब बने फिर। तो ये इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। एक और इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि इट इनकरेजेस टोटलिटेरियनिज्म, कि ये टोटलिटेरियनिज्म को भी इनकरेज करता है। Moreover, it encouraged totalitarian modes of thought. It undermined and eventually lowered the traditional standards of intellectual responsibility and honesty. इसने undermine किया और eventually इसने lower किया traditional standards of intellectual responsibility and honesty. Therefore, it can be used in a negative way by politicians to achieve their own ends. ठीक है, जब intellectual honesty, integrity ये नहीं रही, तो politicians इसको अपने ends के लिए भी use कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक negative point है। It is also thought to be not science or logic. तो जैसे हमने पहले introduction में देखा कि it does not strictly follow within the realm of logic or science. तो ये भी इसका एक negative aspect है। उसके बाद हम इसका कंक्लूजन दे देंगे कि इन आवर ओपिनियन या इन माय ओपिनियन आप लिख देंगे कि इट्स डीमेरिट्स ऑफ हेगल्स डायलेक्टिकल मेथड आउटवे द मेरिट्स। ठीक है, और इसमें दो तीन बातें और भी आप इसमें एक तरह से अपने सारे आंसर की समरी आप लिख दें या इंट्रोडक्शन को रिफ्रेश करके लिख दें, तो कंक्लूजन में आप इस तरह की भी दो तीन बातें और लिख देंगे, तो ये आपका कंक्लूजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके ऊपर अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आपको कोई चीज समझ नहीं आई, तो काइंडली जरूर पूछें। आप लोग बारी बारी अपना हैंड रेज करते जाएं और देन आई विल अनम्यूट एंड आस्क, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यस यू आर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो ये फिलोसोफर का इंट्रोडक्शन लेना बड़ा लाजमी है जब हम सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं, हेगल का हो या सोक्रेट्स का अगर आ जाता है तो उसका हम इंट्रोडक्शन ब्रीफ दे सकते हैं। बिल्कुल, ये आप देंगे तो आपको बहुत एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा और आपके आंसर का एक अच्छा स्ट्रक्चर नजर आएगा, तो आई वुड रिकमेंड इट। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर एमसीक्यूज मतलब कहाँ से प्रिपेयर करने हैं फिलोसफी के? फिलोसफी के एमसीक्यूज मैंने प्रिपेयर किए थे पास्ट पेपर्स से। ठीक है, जो 2016 से पहले वाले पास्ट पेपर्स है ना, उनमें जो पहले तो आपको पता है पेपर 1 और पेपर 2 हुआ करता था, 200 मार्क्स का था फिलोसफी। जी सर। तो जो पेपर 2 था उसके जो एमसीक्यूज हैं वही हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो उनको आप अगर तैयार कर लें तो आपके एमसीक्यूज बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे। ये हम कहाँ से मतलब इसको जो है पढ़ सकते हैं या कलेक्ट कर सकते हैं? आप सिंपली गूगल भी कर देना कि फिलोसफी पास्ट पेपर्स, बल्कि मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, जो वो पास्ट पेपर्स जहाँ से मैंने तैयारी की थी मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। अच्छा, आप में से और भी किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो we will move on to the next topic. Okay, let's move on to the next topic. अच्छा, अब हम
फिलोसॉफिकल मेथड्स में नेक्स्ट फिलोसॉफिकल मेथड के ऊपर आए, वो है फिलिबिलिस्टिक मेथड। अब इसके ऊपर हमारा जनरली ट्रेंड यही है कि हम पहले उसके पास्ट पेपर्स देखते हैं कि पास्ट में कौन से क्वेश्चंस आए हुए, फिर हम उसको सिलेबस को देखते हैं कि क्या उसका सिलेबस है, और फिर हम बाकी लेक्चर करते हैं। तो इसके पहले जो हम पास्ट क्वेश्चंस देखेंगे उसमें ये आया हुआ है कि डिस्कस की पॉइंट्स ऑफ पॉपर्स फिलिबिलिज्म। 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है 20 मार्क्स का। उसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ है कि डिस्कस पॉपर्स लॉजिकल मेथड, इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ये भी 2019 में आया हुआ है 20 मार्क्स का। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि फिलिबिलिज्म कहते किसको है। बेसिकली Fallibilism is the epistemological thesis that no belief can ever be rationally supported or justified in a conclusive way. ठीक है, always there remains a possible doubt as to the truth of the belief. मतलब ये एक epistemological thesis है कि कोई भी belief cannot be rationally supported or justified in a conclusive way. कि मतलब हम किसी भी ओपिनियन को ये नहीं कह सकते कि इट इज कंक्लूसिव, कि मतलब बस ये तो बिल्कुल सच है। ठीक है, ऑलवेज देयर रिमेन्स अ पॉसिबल डाउट एज टू द ट्रूथ ऑफ द बिलीफ। हमेशा वो कहता है कि आपकी जो ओपिनियन है, बिलीफ है, उसमें एक डाउट रहता है कि ठीक है। दिस इज बेसिकली व्हाट इज पॉपर्स फिलिबिलिस्टिक मेथड। अब फिलिबिलिज्म की हम एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें, तो unlike skepticism, the doctrine that true knowledge is by definition uncertain. Skepticism कहता है कि true knowledge is by definition uncertain. Fallibilism does not imply the need to abandon our knowledge, in that it holds that we need not have logically conclusive justifications for what we know. ये कहता है कि हमारे पास जरूरी नहीं कि हमारे ओपिनियंस की लॉजिकली कंक्लूसिव जस्टिफिकेशंस हो। कहता है ये जरूरी नहीं है, कहता है ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे पास लॉजिकली कंक्लूसिव जस्टिफिकेशन हो ओपिनियंस की। रादर इट इज एन एडमिशन दैट बिकॉज एम्पिरिकल नॉलेज कैन ऑलवेज बी रिवाइज्ड बाय फर्दर ऑब्जर्वेशन। ये कहता है कि क्योंकि इंपिरिकल नॉलेज आपकी रिवाइज हो जाती है, रिवाइज हो सकती है फर्दर ऑब्जर्वेशन के साथ। जैसे आपको कोई आप फर्दर आप लाइफ में एक्सपीरियंस करें, ऑब्जर्व करें, तो आपको रियलाइज हो कि भाई मेरे पुराने वाले जो ओपिनियंस थे, दे वर टू सम डिग्री रॉन्ग। ठीक है, देन एनी ऑफ द थिंग्स वी टेक एज नॉलेज माइट पॉसिबली टर्न आउट टू बी फॉल्स। तो अभी जो हमारे ओपिनियंस हैं, दे माइट टर्न आउट टू बी फॉल्स। ये बेसिकली फ्लिबिलिज्म ये कहता है। उसके बाद पॉपर्स फिलिबिलिस्टिक मेथड अब क्या है। इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें, एज पॉपर पुट इट, बाय फिलिबिलिज्म आई मीन हियर द व्यू और द एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट that we may err, and that the quest for certainty or even the quest for high probability is a mistaken quest. मतलब वो ये कहता है कि हमें इस चीज को, इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम गलती कर सकते हैं, और सर्टेनिटी का क्वेस्ट या इवन हाई प्रोबेबिलिटी का का क्वेस्ट। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल कि हमारे ओपिनियंस, इट इज दे हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ट्रू। वो कहता है ये भी एक एम्बिशन अगर है किसी का, तो वो कहते हैं इट इज अ मिस्टेकन एम्बिशन, इट इज अ मिस्टेकन क्वेस्ट। क्योंकि कहता है कि हमेशा हमारे ओपिनियंस विद फर्दर एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन दे आर प्रूवन फॉल्स या टू सम डिग्री अनट्रू। तो वो कहते हैं इस वजह से अगर कोई इंसान ये ट्राई करता है कि मैं ऐसे ओपिनियंस हासिल करूं कि विच हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी या सर्टेनिटी ऑफ बीइंग ट्रू, वो कहता है दिस कैन नॉट हैपन, दिस इज अ मिस्टेकन गोल और एम्बिशन। अब इसके की पॉइंट्स क्या हैं फिलिबिलिस्टिक मेथड के। सबसे पहली बात कि डिस्टिंग्विशेस बिटवीन डिफरेंट थ्योरीज। ये डिफरेंट थ्योरीज के दरमियान डिस्टिंग्विश करता है कि क्या डिफरेंट टाइप्स हैं थ्योरीज की। Popper discovered some important differences in the methods of Freud and Einstein. उसने फ्रॉइड और आइंस्टाइन के मेथड्स में उसने important differences ऑब्जर्व किए।
He realized that while Einstein's theories gave predictions about the future, Freud's theories only used past to explain the present. उसने ये देखा कि जबकि आइंस्टाइन की थ्योरीज फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस दे रही थी, ठीक है, फ्रॉइड की थ्योरीज कह रही थी कि पास्ट को यूज करके प्रेजेंट को एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो ये उनमें एक फर्क था। फ्रॉइड्स की थ्योरी वो नहीं, फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन नहीं दे रही थी, ठीक है। For example, Freud said that early childhood experiences have a huge bearing on what a person is like. फ्रॉइड ने ये कहा कि जो हमारे अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं उनकी बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर बेरिंग है कि एक पर्सन कैसे होता है फ्यूचर में, मतलब एज एन एडल्ट। स्पेसिफिकली, if an emotionally distant person can be explained if he was hugged too much or too little as a child. वो कहता है कि अगर एक बंदा इमोशनली डिस्टेंट है तो उसकी वजह ये हो सकती है कि क्या वो ही वॉज हग्ड टू लिटिल एज अ चाइल्ड, ठीक है। और वो ये भी कहता है कि इसकी वजह ये भी हो सकती है कि ही वॉज हग्ड टू मच एज अ चाइल्ड। मतलब ये एक तरह से, अब देखें, अगर एक बंदा है, ही इज इमोशनली डिस्टेंट और वो गया साइको एनालिसिस कराने गया गया किसी साइको एनालिस्ट के पास, वो उसे पूछेगा कि अच्छा आप इमोशनली डिस्टेंट हैं तो क्या आप बचपन में यू वर हग टू लिटिल। अगर वो बंदा कहेगा यस, कहेगा दैट इज द रीजन व्हाई यू आर इमोशनली डिस्टेंट नाउ। अगर वो कहेगा नो, आई वाज हग टू मच, वो कहेगा यस दैट इज द रीजन व्हाई यू आर इमोशनली डिस्टेंट नाउ। मतलब वो कोई फ्यूचर की प्रिडिक्शंस नहीं कर रहा, फ्रॉइड की थ्योरीज, वो बस पास्ट को यूज कर रहे हैं टू एक्सप्लेन प्रेजेंट, ठीक है। In contrast, Einstein waited for a solar eclipse that could disprove his entire general theory of relativity. इसके कॉन्ट्रास्ट में आइंस्टाइन ने एक सोलर एक्लिप्स के लिए वेट किया जो उसकी एंटायर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्प्रूव कर सकती थी, ठीक है। Popper asserted that Freud's theories are not real science but pseudoscience and could be used to prove anything. मतलब वो कहता था कि ये इस तरह की थ्योरीज तो आप, इससे तो आप कुछ भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बंदा जाए साइको एनालिस्ट के पास, वो कहे कि आई एम डिप्रेस्ड, वो उसे कहे कि डिड योर पेरेंट्स लव यू एज अ चाइल्ड, वो क्या यस, वो कहेगा यस दैट इज द रीजन व्हाई यू आर डिप्रेस्ड। वो कहेगा, अगर वो कहेगा नो दे डिड नॉट लव मी एज अ चाइल्ड, कहेगा यस दैट इज द रीजन व्हाई यू आर डिप्रेस्ड, ठीक है। तो वो मतलब इट कैन बी यूज्ड टू प्रूव एनीथिंग। जब आप पास्ट को कह रहे हो, देयर इज नो वे टू चेक वेदर इट इज ट्रू और नॉट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ यू बिलीव दैट Santa placed the candies under your pillow at night, then you can look at only confirming evidence to support your theory. अगर आप ये बिलीव करें कि सांता ने कैंडीज रख दी हैं अंडर योर पिलो एट नाइट, then you can look at only confirming evidence to support your theory, ठीक है। नेचुरली भी यही टेंडेंसी होती है कि जो हमारे ओपिनियंस होते हैं हम उनके फेवर में ही हमें सारा एविडेंस नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी आदमी को बुरा समझते हैं तो हमें सिर्फ ऐसी बातें ही नजर आएंगी जिससे ये चीज प्रूव होगी कि ये वाकई एक बुरा इंसान है, ठीक है। तो इस तरह अगर हम सेंटा क्लॉज में बिलीव करते हैं तो हमें ऐसा ही एविडेंस नजर आएगा जिससे ये प्रूव होगा कि सेंटा क्लॉज एग्जिस्ट करता है। तो इस चीज को ये पॉपर ने कहा कि दिस इज सूडो साइंस। और देखिए इसने डिस्टिंग्विश किया आइंस्टाइन की थ्योरीज में और फ्रॉइड की थ्योरीज में। Secondly, Popper's fallibilistic method seeks to disconfirm theories. ये एक इसका key point है. So the question is, when we begin to test a theory, are we looking to confirm it or disconfirm it? Disconfirm it. असल question ये है. This is the key point. For Popper, science disconfirms while pseudoscience confirms. ठीक है. पॉपर के मुताबिक साइंस जो है वो ट्राई करती है अपनी थ्योरी को डिसकन्फर्म करने की, जबकि सूडो साइंस कंफर्म करने की कोशिश करती है। जैसे आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिसकन्फर्म करने की कोशिश की और फ्रॉइड ने अपनी थ्योरी को कंफर्म करने की कोशिश की। इट इज इजी टू फाइंड द कंफर्मेशन ऑफ थ्योरी इफ यू आर लुकिंग फॉर इट। वही बात कि अगर हम
अपनी थ्योरी को या अपने किसी ओपिनियन को बस कंफर्म करने की कोशिश करें तो इट इज वेरी इजी टू डू दैट. In Santa's case, if you're looking for the proof that Santa exists, you're not likely to keep searching for contradictory evidence after that. Santa के केस में अगर आप इस चीज का प्रूफ देख रहे हैं कि सांता एग्जिस्ट करता है, तो आप फिर कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस नहीं देखेंगे, आप सिर्फ वही एविडेंस देखेंगे कि जो ये प्रूव करता है दैट सांता एग्जिस्ट. ठीक है. उसके बाद एक और इसका की पॉइंट ये है, सॉरी ये पीछे आ गया, इसका की पॉइंट ये है कि कंफर्मेशन ओनली फ्रॉम रिस्की प्रेडिक्शंस काउंट्स. कि वो कहते हैं कि सिर्फ वही प्रेडिक्शन कंफर्मेशन काउंट करती है जो रिस्की प्रेडिक्शन से हो. वो कैसे? Second, confirmation should only count if it comes from risky predictions, ones that could actually destroy your theory. ऐसी predictions जो आपकी theory को destroy कर सकती हैं, सिर्फ उन उनसे जो है confirmation that is what counts. Because Popper observed that every good scientific theory is prohibitive. It rules things out. जो भी एक अच्छी scientific theory होती है, ये बाकी चीजों को फिर rule out कर देती है. Popper said that every false belief we actually discover is actually good because that gets us that much closer to believing only true things. वो कहता है जो भी हमें पता चले कि भाई ये वाली थ्योरी गलत है या ये वाला हमारा ओपिनियन जो है ये फॉल्स है, वो कहता है दैट गेट्स अस क्लोजर टू द ट्रूथ. क्योंकि हमें पता लग गया कि अच्छा ये बातें तो गलत हैं, अब इनको तो हम we should not waste our time and energy on that, and we should focus on other things which gets us closer to the truth. Irrefutable theories are not scientific. वो कहता है जो irrefutable theories हैं they are not scientific. ठीक है. जैसे कि फ्रॉइड की theories, they cannot be tested or refuted, so they are not scientific. Popper also argued that the only genuine test of a theory is one that's attempting to falsify it. कहता है किसी भी theory का एक genuine test वही है which is trying to falsify it. Moreover, irrefutable theories are not scientific. वही बात, if it can't be tested, your theory does not have much value. अगर आपकी थ्योरी टेस्ट नहीं हो सकती या आपका ओपिनियन अगर टेस्ट नहीं हो सकता तो इट डज नॉट हैव मच वैल्यू अकॉर्डिंग टू पॉपर. ठीक है. इसका पॉइंट नंबर ये है कि देयर मस्ट बी विलिंगनेस टू गिव अप थ्योरीज. कि जब आपको पता चल गया कि आपकी थ्योरी फॉल्स है, यू शुड बी विलिंग टू गिव दैट अप. फाइनली, व्हेन यू हैव डिस्प्रूवन योर थ्योरी, you need to be willing to give it up. This is in line with modern scientific thinking that a theory should be testable, refutable, falsifiable. ठीक है. जैसे मॉडर्न साइंटिफिक थिंकिंग है कि आपकी थ्योरी जो है इट शुड बी टेस्टेबल और उसको रिफ्यूट भी किया जा सके और उसको फॉल्सिफाई भी किया जा सके. ठीक है. यू डोंट नीड टू प्रूव साइंटिफिक हाइपोथेसिस राइट, यू ओनली प्रूव देम रॉन्ग. वही बात कि आप अपनी थ्योरीज को, साइंटिफिक थ्योरीज को रॉन्ग प्रूव करने की ट्राई करें rather than trying to prove them right. You have to be open to the idea that your beliefs might be false because that's the only way that holding on to them can really mean anything. ठीक है. वो कहता है कि ओपिनियंस का या बिलीफ्स का या थ्योरीज का तभी फायदा है कि जब आप उनको फॉल्स भी प्रूव कर सकें. अदरवाइज वी कैन बिलीव एनीथिंग वी वांट. फॉर एग्जांपल सेंटा क्लॉज की एग्जांपल है. ठीक है. कुछ लोग ऐसे भी हैं, स्पेशली चिल्ड्रन होते हैं, वो दे एक्चुअली बिलीव दैट सेंटा क्लॉज एग्जिस्ट और वो रात को उनके पिलो के नीचे कैंडीज प्लेस कर गया. तो ये थे इसके जनरल जो की पॉइंट्स हैं. अब हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करते हैं कि व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड व्हाट आर इट्स डीमेरिट्स. सबसे पहला मेरिट इसका ये है कि इट मेक्स पीपल मोर रैशनल. टेस्टेबिलिटी ऑफ ओपिनियंस. ठीक है. जब आपके पास ऐसे ओपिनियंस होंगे विच कैन बी टेस्टेड, सो दैट मेक्स पीपल मोर रैशनल. ठीक है. सो यू विल हैव मोर ट्रू ओपिनियंस. तो ये इसका एक ये फायदा है. गेट्स rid of untestable theories, saves time and energy. अब जो आपके, जैसे हमने पहले बात की
जब आपकी कोई थ्योरी रॉन्ग प्रूव हो गई, साइंटिफिक थ्योरी, फॉर एग्जांपल एक साइंटिस्ट एक्स ने थ्योरी दी कि दिस इज अ साइंटिफिक थ्योरी, और पहले लोग उसके ऊपर बहुत डिबेट भी कर रहे थे, एकेडमिक सर्कल्स में उसके ऊपर बात चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो डिस्प्रूव हो गई तब लोगों ने मूव ऑन कर दिया कि भाई ठीक है, अब इसके बाद तो टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करना फजूल है, लेट्स मूव ऑन टू द अदर थ्योरीज। ठीक है, तो जो अनटेस्टेबल थ्योरीज हैं उस तरह वी कैन गेट रीड ऑफ देम कि ये तो टेस्ट ही नहीं हो सकती, सो व्हाई शुड वी वेस्ट आवर टाइम ऑन दैट। ठीक है, तीसरी बात, इट प्रिवेंट्स हॉरर्स ऑफ मार्क्सिज्म लाइक स्टालिन एंड माओ। अब देखिए मार्क्स की भी जो थ्योरी थी, इट वाज अनटेस्टेबल, अनरिफ्यूटेबल, सो अनफॉल्सिफाइबल। तो अगर उसी बेसिस के ऊपर ही उसे रिजेक्ट कर दिया जाता कि ये तो टेस्टेबल ही नहीं है, सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम ऑन इट, तो जो हॉरर्स राइज हुए मार्क्सिज्म की वजह से वो अवॉइड हो जाते हैं। जैसे कि देखें, मार्क्सिस्ट थ्योरी से स्टालिन ने इमर्ज किया और उसने कितने मिलियंस ऑफ लोगों को मसाकर किया। माओ इमर्ज किया जिसने डिजास्टर्स पॉलिसीज लाइक कल्चरल रेवोल्यूशन और द ग्रेट लीप फॉरवर्ड दिया, जिसकी वजह से फेमिन्स कॉज हुए, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोग मर गए। तो ये चीजें अवॉइड हो जाती हैं अगर हम इसको इस बात पे रिजेक्ट कर देते कि इट इज नॉट टेस्टेबल। सेव्स मनी विच पीपल स्पेंड ऑन साइकोएनालिसिस। अब लोग जो पैसे साइकोएनालिसिस के ऊपर खर्च करते हैं, ठीक है, अब उनको अगर ये रियलाइज हो जाए कि भाई ये तो साइकोएनालिसिस की थ्योरी, ये तो टेस्टेबल ही नहीं है, ना ये रिफ्यूटेबल है ना ये फॉल्सिफाइबल है, तो दे वुडंट गो टू साइको एनालिस्ट, और उनका जो टाइम एनर्जी और पैसा जाया होता है वो कितना बच जाए। तो ये भी एक फायदा है पॉपर के फिलिबलिस्टिक मेथड को यूज करने का। उसके बाद इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स मॉडर्न गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ साइंटिफिक मेथड। मॉडर्न जो गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ साइंटिफिक मेथड है उसमें आपका इंडक्शन भी है, डिडक्शन भी है, और फिर उसको आप फॉल्सिफाई भी करने की कोशिश करते हैं अपने ओपिनियन को। तो उसका भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है पॉपर का, फॉल्सिफ ये फिलिबलिस्टिक मेथड। ठीक है, सो ये भी इसका एक मेरिट है, उसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ पीपल लाइक फाइनमैन एंड मस्क। आप अगर रिचर्ड फाइनमैन देखें, लास्ट सेंचुरी का बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, आफ्टर आइंस्टाइन सबसे बड़ा साइंटिस्ट था अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। तो आप अगर उसका साइंटिफिक मेथड देखें अपने लेक्चर्स में जो वो एक्सप्लेन करता है, वो यही कहता है कि आपकी जो थ्योरी है, ठीक है, कोई भी थ्योरी, इट शुड बी टेस्टेबल। कहता है इफ यू कांट टेस्ट दैट थ्योरी देन यू कैन नॉट रीच मीनिंगफुल कंक्लूजन दैट इट इज ट्रू। ठीक है, तो तो वो भी यही बात करता है, और देखें उसके मेथड ने उसके लिए कितना सक्सेस जनरेट की, ऑल्सो वॉन अ नोबेल प्राइज। उसके बाद इलॉन मस्क जो कि आजकल रिचेस्ट आदमी है वर्ल्ड का, उसका अगर आप साइंटिफिक मेथड देखें तो वो भी हमेशा यही कहता है कि व्हेन यू हैव रीच्ड अ ओपिनियन, ठीक है, उसके बाद ट्राई टू डिसकन्फर्म इट। आप अपने दोस्तों से बात करें जो स्पेशली उस ओपिनियन के अगेंस्ट हैं, और आप उनकी आर्गुमेंट सुने ताकि आप अपने ओपिनियन को गलत साबित करने की कोशिश करें, जस्ट लाइक पॉपर्स फिलिबलिस्टिक मेथड रिकमेंड्स। सो देखिए ऐसे लोगों की सक्सेस में भी इसने पार्ट प्ले किया, सो दैट इज अनदर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ पॉपर्स फिलिबलिस्टिक मेथड। उसके बाद हम बात करते हैं इसके डीमेरिट्स की कि व्हाट आर इट्स डीमेरिट्स। सबसे पहला डीमेरिट तो इसका ये है कि इट इग्नोर्स अदर एस्पेक्ट्स ऑफ साइंटिफिक मेथड लाइक इंडक्शन एंड डिडक्शन। अब देखें साइंटिफिक मेथड में सबसे पहले इंडक्शन होता है जिसकी बेसिस के ऊपर आप एक अपना ओपिनियन रीच करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिडक्शन होता है कि आप अपने ओपिनियन से कॉन्सिक्वेंसेस डिड्यूस करते हैं, कि टू टेस्ट दैट ओपिनियन यू डिड्यूस सम कॉन्सिक्वेंसेस, और फिर आप उन कॉन्सिक्वेंसेस को टेस्ट करते हैं। तो जो टेस्टिंग पार्ट है वो है फिलिप्टिस्टिक मेथड के अंदर, जो पहले फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियंस एंड डिड्यूसिंग कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम दोज ओपिनियंस, वो इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये इसका एक फ्लॉ कह सकते हैं या डिमेरिट कह सकते हैं। उसके बाद देर इज डिफिकल्टी ऑफ टेस्टिंग थ्योरीज, फॉर एग्जांपल ब्लैक होल्स। अब देखें आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915 में आई, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में आई, और उन थ्योरीज ने ये प्रिडिक्ट किया कि यूनिवर्स में ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं, बट कोई तरीका नहीं था साइंटिस्ट के पास कि वो टेस्ट कर सके कि वेदर और नॉट ब्लैक होल्स एग्जिस्ट। ये सिर्फ
रिसेंटली ही टेस्ट होना उनका पॉसिबल हुआ है, मेरे ख्याल से 2016 17 और समथिंग। इसमें उन्होंने सफिशिएंट उन्होंने टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट रीच किया और उन्होंने टेस्ट किया और वाकई ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते थे। तो आप देखिए तकरीबन 100 साल लग गया एक थ्योरी को टेस्ट करने में। तो पॉपर का फ्लिबलिस्टिक मेथड जैसे कहता है कि आपकी थ्योरी टेस्टेबल होनी चाहिए, तो इसका ये भी एक डिमेरिट है कि थ्योरीज को टेस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम भी हो सकता है। तो आप ऐसी कई थ्योरीज जो कि सच हो सकती है, यू वुड गेट रिड ऑफ देम जस्ट बिकॉज यू कांट टेस्ट देम। ठीक है, तो ये इसका एक डिमेरिट है। उसके बाद निग्लेक्ट्स द पॉजिटिव्स ऑफ मार्क्सिज्म, फॉर एग्जांपल वर्कर यूनियंस। आप देखें मार्क्सिज्म, चलें ठीक है मार्क्सिस्ट थ्योरी टेस्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी उसने बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें तो कंट्रीब्यूट की हैं। उसकी वजह से ही आज वर्कर यूनियंस हमारे सामने आई। और वर्कर यूनियंस की वजह से आप देखें कि वर्कर्स के जो लिविंग कंडीशंस हैं, वर्किंग कंडीशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया। उनकी वेजेस हैं, मिनिमम वेज है, ठीक है, उनकी लीव्स हैं, और उनको 9 to 5 जॉब्स हैं। और उसके अलावा भी उनका जनरली ख्याल रखा जाता है कि वो अब्यूज ना हो, बहुत ज़्यादा ओवरवर्क ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ तो पॉजिटिव है, जो कि बेशक मार्क्सिज्म अनटेस्टेबल थ्योरी थी, वहां से राइज की। तो पॉपर के मेथड तो उसको बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देता। तो ये भी इसका एक डिमेरिट है कि अनटेस्टेबल थ्योरीज के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो ये इग्नोर कर देता है। उसके बाद हम अपना इसके ऊपर कंक्लूजन दे देंगे कि इट्स मेरिट्स, जैसे कि हमने देखा मेरिट्स इसके ज्यादा हैं, दे आउटवे द डिमेरिट्स, एंड इट कैन बी यूज्ड इन आवर डेली लाइव्स टू बिकम मोर रैशनल एंड जनरेट प्रोग्रेस। डेली लाइफ में हम देखें ओपिनियंस हमारे ज़्यादा रैशनल हो सकते हैं, टेस्टेबल हों। ठीक है, तो इस तरह भी हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली पूछें। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस है तो आप हैंड रेस कर दें, कोई चीज़ अगर इसमें से समझ नहीं आई तो मैं आपको आंसर कर देता हूँ। मैंने इस वजह से ये टाइम एंड के लिए रखा था कि ताकि आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो, क्योंकि लास्ट बैच में आधा आधा घंटा हमें क्वेश्चंस के ऊपर लग जाता था। तो मैंने ये इस वजह से टाइम रखा हुआ था। अगर आपके क्वेश्चंस नहीं है तो इसका मतलब आपको अच्छा ये समझ आ गया। चलें ठीक है जी। सो अब देखें हमारा सिलेबस में जो मेथड्स हैं, फिलोसॉफिकल मेथड्स, वो कवर हो गए हैं। ठीक है, पहले हमने सोक्रेटिक मेथड कवर किया, फिर इंडक्टिव मेथड, फिर डिडक्टिव मेथड। ठीक है, उसके बाद चलें, थैंक यू, यू लाइक इट। और उसके बाद हमने डिडक्टिव मेथड, उसके बाद हमने हेगल का डायलैक्टिकल मेथड, और डायलैक्टिकल मेथड के बाद हमने फिलिपलिस्टिक मेथड। तो आपके काफ़ी ये जो क्वेश्चंस हैं, ये टॉपिक्स हैं, ये फिलोसॉफिकल मेथड्स में कवर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा, मैं आपका भी जुनेद क्वेश्चन लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। नेक्स्ट इसके बाद हमारा आएगा एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, कि थ्योरी ऑफ नॉलेज, और उसमें जो डिफरेंट फिलोसफर्स की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो कल से हम उसके ऊपर स्टार्ट करेंगे, और उसके जो 2 टॉपिक्स हम कल कवर करेंगे वो मैं आपके साथ उनकी जो नोट्स हैं वो शेयर करूंगा। ठीक है, और आप लोग वो, मैं रिकमेंड करूंगा कि वो क्लास से पहले आप पढ़ के आएँ, ताकि आप क्लास में आपको अगर नोट्स में से कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन कर सकें और आपको वो कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हो जाए, ताकि आपको दोबारा उसको ना पढ़ना पड़े। ठीक है, एक तो ये हो जाए, और दूसरा अगर आप उनको पढ़ के आएंगे तो आपको लेक्चर की भी अच्छी समझ आएगी, कि आपको ज्यादा क्लियर होगा। एक ही दफा सुनने से आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अब रोज मेरी यही प्रैक्टिस है कि मैं वो शेयर कर देता हूँ, और फिर आप लोग पढ़ के आइएगा, एंड इट विल वर्क आउट इंशाल्लाह।
तो देखिए फिलोसफी बहुत इजी सब्जेक्ट है, इंशाल्लाह यू विल ऑल गेट वेरी हाई मार्क्स। सर क्वेश्चन मेरा ये था कि चैप्टर 1 को हमने टच क्यों नहीं किया, क्योंकि जो पास्ट पेपर्स के हिसाब से मतलब इम्पोर्टेंट है काफी, क्योंकि मतलब हर ईयर मतलब उस चैप्टर में से एक सवाल आया है, तो उसको न टच करने की वजह काइंडली इलेबोरेट कर दें आप। जी देखिए, मैंने आपको ओरिएंटेशन लेक्चर में भी बताया था कि हम उसको स्किप करेंगे, ठीक है। और उसकी वजह ये है कि हमारे पास टाइम होता है लिमिटेड, ठीक है। और उसमें से हम वो टॉपिक्स, मेरी कोशिश है कवर करना जो आप लोगों के लिए इजी है समझना और जो आपको हाई मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें, 7 में से हमें 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चंस आप चॉइस में लीव कर सकते हैं, तो अगर उसके ऊपर आ भी जाए तो आप इजिली उसे चॉइस में लीव कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो हम आपका इतना कवर कराएंगे कि 7 में से एटलीस्ट 4 क्वेश्चन तो आपके हो जाएंगे, सो दैट शुडंट बी एन इशू एट ऑल, ठीक है। और वैसे भी वो इतना जेनेरिक नेचर के है कि फॉर एग्जांपल डिस्कस फिलोसफी एंड इट्स ब्रांचेस, तो आप जब सारा कोर्स पढ़ेंगे आपको आराम से उसकी ब्रांचेस पता लग जाएंगी। फिलोसॉफिकल मेथड्स हैं, एपिस्टेमोलॉजी है, ओंटोलॉजी, आप सारा कोर्स पढ़ेंगे आपको वो वैसे ही क्लियर हो जाएगा। डिफाइन फिलोसफी क्या, एक्सप्लेन इट, जब आप सारा कोर्स पढ़ लेंगे वो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा। तो बजाय इसके कि मैं फॉर्मेलिटी एक पूरी करता और एक लेक्चर आपको उसके ऊपर लग जाता, तो मैंने कहा कि आपके जो जो टॉपिक्स आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा देंगे हम वो कवर करें, ताकि आपका भी कम टाइम लगे और आप बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर फिर मूव ऑन कर सकें। होपफुली इट क्लैरिफाइज। चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। कल इंशाल्लाह शार्प 7:30 पे हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।